बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो वही है जो कल हमने स्टार्ट किया, तो उसी को हम नेक्स्ट जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोटीन्स के बारे में। तो कल आप लोगों ने देखा था कि प्रोटीन्स होती क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका जो बिल्डिंग यूनिट है यानी कि अमाइनो एसिड है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, किस तरह से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर जो है एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था मेन वो आ रहा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने कहा था कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम 4 लेवल के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, और जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है। तो उसमें पहला स्ट्रक्चर आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज़ टर्शरी स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट उसके नंबर और सीक्वेंस के बारे में बताता है, उस पर कंसिस्ट करता है। मतलब वो और किसी बारे में वो जो है वो नहीं बताएगा, बल्कि वो जस्ट किसके बारे में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या बताता है या वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। उसमें सिर्फ ये होता है कि कितने नंबर जो हैं अमाइनो एसिड के मौजूद हैं उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, और उन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, क्या तरतीब है। एक बात आपको याद रखनी होगी कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वैसे तो जो है ना ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई 25 जो हैं अमाइनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन जो हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से ही बनती है। मतलब कि हर प्रोटीन के अंदर तकरीबन जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स जो है ना वही जो 20 हैं वही मौजूद होते हैं, लेकिन उनका नंबर और उनकी तरतीब जो है वो हर प्रोटीन के अंदर क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि भाई ABCDEFGH जो है ये हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड है। अब किसी प्रोटीन के अंदर इनका सीक्वेंस और होगा, किसी के अंदर इन ABC का सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होगा, और किसी के अंदर वो उसका नंबर डिफरेंट होगा, किसी के अंदर हो सकता है वो जो है 100 नंबर हो अमाइनो एसिड का, होंगे वो 20 अमाइनो एसिड, लेकिन वो क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। किसी के अंदर हो सकता है वो क्या हो 500 तक अमाइनो एसिड का नंबर हो। तो ये जो हमें जो स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट करता है बेसिकली जिसमें हम अमाइनो एसिड के नंबर और सीक्वेंस को फोकस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इसमें हम जो है बेसिकली अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन करते हैं, तो वो था F. सेंगर। ठीक है, और इसके जब इसने अपना काम स्टार्ट किया, जब इसने ये बात बताई, तो उसके तकरीबन 10 सालों के बाद जो है उसने ये नतीजा निकाला कि उसने ज़ाहिर सी बात है रिसर्च वगैरह की, तो उसने ये देखा कि जो इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है जो कि क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, तो वो क्या होता है 51 अमाइनो एसिड्स पे जो है से मिलकर बना होता है। मतलब इंसुलिन जो प्रोटीन है बेसिकली हार्मोन है, उस पर कितने उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का नंबर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अब इसमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है कि ये जो 51 अमाइनो एसिड्स हैं ये 2 चेन्स में जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मतलब 2 चेन हैं अमाइनो एसिड की, एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होंगे और दूसरी चेन के अंदर जो है वो 30 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होंगे। मतलब ये टोटल 21 और 30 को अगर प्लस करें तो हमारे पास आता है 51। मतलब ज़रा अपने दिमाग में थोड़ा इस वक्त सोचें तो आपको पता चलेगा कि एक हमारे पास प्रोटीन है, उसके अंदर हमने भाई काउंट कर लिए, गिन लिए कि इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं, भाई 51 है। ठीक है, अब उन 51 का सीक्वेंस क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, तो उनकी अरेंजमेंट क्या है कि 2 चेन हैं। ठीक है, मतलब वो अमाइनो एसिड की 2 चेन है, एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड हैं और दूसरी चेन के अंदर क्या है 30 अमाइनो एसिड हैं, और वो पूरा किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, वो इंसुलिन का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो 2 चेन्स हैं जिसमें एक में 21 है 30, ये आप दोनों आपस में लिंक्ड हैं। कुछ पॉइंट्स पे ये क्या हुए, एक दूसरे से लिंक्ड हुई हैं। तो ये बेसिकली कैसे लिंक्ड होती हैं, इनमें क्या लिंकेज होती है, तो जो इनके दरमियान लिंकेज होती है उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड ब्रिजेस। मतलब कि हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड है उसके साथ कोई सल्फ़र जो है ग्रुप अटैच है, दूसरे के साथ भी वही अटैच है, तो वो एक जो है सल्फ़र और दूसरे सल्फ़र की जो आपस में लिंकेज आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो बोलेंगे।
अच्छा, अब इन्होंने नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल दी है वो हीमोग्लोबिन की दी है। अब हीमोग्लोबिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो 4 चेन पे कंसिस्ट कर रहा होता है। अब उसमें 2 चेन्स होती हैं, अल्फ़ा होती हैं, 2 चेन्स होती हैं, बीटा होती हैं। हर अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होंगे, मतलब 2 अल्फ़ा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। एक अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड है, मतलब एक चेन अल्फ़ा चेन के अंदर 141 है, दूसरी अल्फ़ा चेन के अंदर 141 है। तीसरी हमारे पास आती है बीटा चेन के अंदर 146 हैं। चौथी भी हमारे पास क्या है, ये बीटा चेन आ रही है और उसमें भी क्या है 146। तो टोटल इसके अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होता है वो होता है 574 जो है ना, टोटल इसका नंबर होता है। अगर आप इसको प्लस करें तो आपको पता चल जाएगा। ये उन्होंने एग्जांपल दिए 2 प्रोटीन्स की कि देखें दोनों में क्या है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी डिफरेंट है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी क्या है, डिफरेंट है। और ये हमें क्या करता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इसी पे कंसिस्ट कर रहा होता है कि इसमें हमें क्या पता चलता है, नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम प्रोटीन के साइज़ की बात करते हैं कि प्रोटीन का जो मालिक्यूल है उसका साइज़ जो है वो कैसे हम बता सकते हैं ना, तो वो हम उसको कैसे पता चलाया जा सकता है प्रोटीन के साइज़ को। एक तो अमाइनो एसिड की टाइप से कि कौन कौन से अमाइनो एसिड इसमें यूज़ हुए हैं, और दूसरा कितने अमाइनो एसिड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं जिससे वो प्रोटीन का मालिक्यूल जो है वो मिलकर बना है। ये आप लोग को नेक्स्ट डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये इन्होंने हीमोग्लोबिन डायग्राम जो है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब प्रोटीन की अभी इसी टॉपिक के अंदर आप नेक्स्ट फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोटीन की, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होगी, जो कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जिसका होता है। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ऐसे जैसे ग्लोब लाइक या राउंड गोल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। और साथ ही इन्होंने जो डायग्राम दी हुई है ये बेसिकली जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है। ये यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दी है, लेकिन हम जब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोटीन की, तो उसमें हमें ये रिक्वायर्ड होगी ये वाली डायग्राम। लेकिन अगर आप इसको भी देख लेते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो ग्लोब्यूलर फॉर्म में, मतलब वो ग्लोब की फॉर्म में, राउंड फॉर्म में स्ट्रक्चर है उसका, इस वजह से हम उसको कहते हैं दिस इज़ अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जबकि दूसरी अगर आप देखें केराटिन जो फाइबर आ रहा है, केराटिन जो हमारे ये भी क्या है, हमारी जो है प्रोटीन है, और ये क्या है, फाइब्रस है। फाइब्रस मतलब जो कि फ़ाइबर की फॉर्म में है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि थिन जो है फाइबर्स मतलब लॉन्ग फॉर्म में मौजूद है, फाइबर की फॉर्म में, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद है, तो ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन फाइबर ये जो है केराटिन प्रोटीन हमारे नेल्स और हेयर वगैरह के अंदर ये प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल अगर हम देखें तो 10,000 जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैसे आपने पढ़ा था भाई, कोई जो है वो डिफेंस सिस्टम में काम कर रही है, कोई कोagulation कर रही है, कोई क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो जाहिर सी बात है, अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद होंगे, और उन अमाइनो एसिड का क्या होगा, अरेंजमेंट भी क्या होगी, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, जिसकी वजह से एक प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है दूसरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। अब बेसिकली क्या कैसे पता चलता है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो बननी है, तो आपको ये तो पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए जो है उसके जो सब यूनिट होते हैं जिस पे वो कंसिस्ट करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होनी है, मतलब ये मैसेज उसके पास होता है कि भाई इंसुलिन ने बनना है तो इंसुलिन के लिए 51 अमाइनो एसिड चाहिए, तो वो वैसा ही मैसेज आगे भेजेगा साइटोप्लाज्म की तरफ, जहाँ पे क्या होगी वो प्रोटीन बनेगी। अगर सेल को ज़रूरत है हीमोग्लोबिन प्रोटीन की, तो उसको पता है कि या इसमें क्या है कि भाई 574 जो हैं वो अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होंगे, तो वो मैसेज भेजेगा, और उसी से आगे जो राइबोसोम्स हैं वो वैसे ही प्रोटीन क्या करेंगे, सिंथेसाइज जो है वो करेंगे। तो बेसिकली ये जो डीएनए हमारा वो क्या कर रहा होता है, वो इस आर्डर जो ये जो सीक्वेंस आ रहा है, तरतीब आ रहा है, उसको क्या कर रहा होता है, डिटरमिन कर रहा होता है, और फर्दर भी आगे वही क्या हो रही थी, प्रोटीन बन लेती है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये जो अमाइनो एसिड का प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड मौजूद है, इनका स्पेसिफिक इनमें होता है, अरेंजमेंट हुई होती है अमाइनो एसिड की, जिसकी वजह से वो जो है प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर ज़रा सी भी मतलब कोई क्या कहते हैं कि रिप्लेसमेंट हो जाए, मतलब एक अमाइनो एसिड की जगह कोई और अमाइनो एसिड आ जाए, या कोई अमाइनो एसिड मिस हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उसके बड़े ही एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं वो बॉडी के ऊपर आते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल एक देखते हैं, सिकल सेल
हीमोग्लोबिन की, ठीक है। ये ह्यूमंस के अंदर पाया जाती है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि जो है बेसिकली आपने पढ़ा कि ये ज़ाहिर सी बात है, आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा कि हीमोग्लोबिन से ही रिलेट कर रही है। तो अगर आपने देखा होगा आरबीसीज जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अगर आप उनकी कभी डायग्राम देखी हो, शेप देखी होगा, तो वो डिस्क की तरह के होते हैं, राउंड से होते हैं, गोल से होते हैं, ठीक है। अब वो राउंड से होते हैं, लेकिन जब ये डिजीज़ होती है तो उनकी शेप जो है वो सिकल हो जाती है। सिकल मतलब जैसे आप कहते हैं कि डी शेप हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे मुरझा से जाते हैं, डिफरेंट सी शेप हो जाती है, ऐसे पतले से हो जाते हैं। तो मतलब उनकी जो गोल सी शेप है वो वैसी नहीं रहती। अब सिकल सेल हीमोग्लोबिन है क्या? अब होता क्या है, हमारा जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, हमारी जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, उसके अंदर अभी हमने पढ़ा है कि उसके अंदर जो है ना 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, और टोटल अमाइनो एसिड हैं वो 574 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अब होता क्या है, सिर्फ एक, ठीक है, बीटा चेन के अंदर जो है एक जो है ना अमाइनो एसिड जो उसकी पोजीशन जो है वो 6 होती है, ठीक है। बीटा चेन जा रही है आपके पास, ठीक है, उसमें जो A1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ना 146 तक अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद है। अब उनमें से जो छठे नंबर पे जो अमाइनो एसिड होगा, जो कि जो है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, उसकी क्या हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है विद द एन अदर अमाइनो एसिड विच इज़ नोन एज वेलिन। समझ आ रही है? मतलब ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था एक अमाइनो एसिड असल सीधी पोजीशन में, लेकिन होता क्या है कि जब डीएनए जो है वो मैसेज भेजता है तो वो उसमें कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या डीएनए के वो मैसेज ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से सिर्फ एक अमाइनो एसिड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। मतलब पोजीशन नंबर 6 जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब 6 पे जो अमाइनो एसिड आना था उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड उसकी जगह आ जाता है। बाकी सारे की सारी जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो तो सारा सेम रहता है, लेकिन एक जो है ना अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट की वजह से वो पूरे का पूरा जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, जो कि राउंड होता है, वो सिकल शेप्ड होता है। जब वो सिकल शेप्ड हो जाता है, तिरछा सा हो जाता है, पतला सा हो जाता है, तो उसका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि वो जो हीमोग्लोबिन होगी वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेगी। ज़ाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी तो हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे टिश्यूज़ तक, हमारे सेल्स तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी, और जो ह्यूमन है वो क्या होगा, एनीमिक हो जाएगा, और इससे जो है वो डेथ भी काज हो सकती है। ये नेक्स्ट जो है ना वो आपको डायग्राम अगर नज़र आ रही होगी, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं थ्रियोनीन, प्रोलीन, दीज आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये आगे लाइजीन है, ग्लूटामिक एसिड है, वेलिन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन और सिकल सेल, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक अमाइनो एसिड की चेंजिंग आ जाती है। मतलब ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, उसकी जगह पे वेलिन, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये आ जाता है, और उससे क्या हो जाता है कि वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लड की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, और बंदे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आई होप सो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्रोटीन के मालिक्यूल जो आते हैं, ज़ाहिर सी बात है इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं कि मतलब ज़्यादा सारे जिसमें पेप्टाइड बांड मौजूद होंगे, मतलब ज़्यादा सारे अमाइनो एसिड की जो चेन होगी उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। आप अगर हम देखें तो आप लोग अगर माइंड में सोच रहे होंगे कि बस ये सीधी सीधी भाई प्रोटीन की लाइन्स आती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि ये नहीं है कि भाई एक लाइन जा रही है अमाइनो एसिड की, फिर दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है, ऐसा नहीं होता। बल्कि वैसा भी होता है, सीधी भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, क्वाइल हुई होती हैं, ठीक है, और मुड़ी हुई होती हैं, और उन्होंने एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया होता है। हेलिकल मतलब एक स्पायरल फॉर्म में मौजूद होती हैं। जैसे आप एक स्प्रिंग को देखते हैं तो उसकी वो जो स्पायरल शेप होती है ना, तो ये प्रोटीन्स जो है ना, बजाय जो पॉलीपेप्टाइड चेन है सीधी होने के, ये एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, और उन्होंने क्या किया होता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया होता है। अब हम जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इसकी फॉर्म होती है अल्फ़ा हेलिक्स, और दूसरी जो होती है वो होती है इसकी बीटा शीट होती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जब हम अल्फ़ा हेलिक्स की बात करते हैं तो अल्फ़ा हेलिक्स में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो स्पायरल की फॉर्म में मौजूद होगी, जैसे वो स्पायरल शेप होती है उस फॉर्म में जो है वो मौजूद होगी। और
अब इसमें क्या होगा, जब ये उस स्पाइरल की फॉर्म में मौजूद होगी तो उसके जो हर जो है टर्न आ रहा होता है उस हेलिक्स का, उस स्पाइरल का हर टर्न, मतलब अगर मैं कहूँ आपने आरएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, या डीएनए का देखा होगा, तो आपने उस तरह से पूरा एक कॉइल देखा होता है। तो वो जो एक पूरा वो आ रहा है स्प्रिंग आ रहा है, तो स्प्रिंग का एक मतलब टर्न जहाँ पे वो गोलाई में मुड़ रहा है उससे पीछे तक का वो टर्न है, उस पर हमारे पास 3.6 जो हैं वो अमाइनो एसिड जो हैं वो आ रहे होते हैं। और बेसिकली ये जो स्पाइरल कन्फिग्रेशन होती है ये मेंटेन कैसे रहती है, ये किस वजह से रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड, ये आपस में इन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई होती है। लेकिन ये स्पाइरल फॉर्मेशन जो है ये किस वजह से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इनमें क्या हुआ होता है, अमाइनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, एक स्पाइरल शेप में वो प्रोटीन जो है वो रहती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट आती है। तो बीटा प्लेटेड जो शीट है वो कैसी होती है, उसमें क्या होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड शीट है मतलब वो शीट की फॉर्म में होगी, ठीक है, एक शीट जा रही है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और वही शीट जो है वो रिवर्स हो जाती है और रिवर्स बैक हो जाती है, उसकी फोल्डिंग हो जाती है उसी शीट के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। ये नेक्स्ट मैंने डायग्राम भी इधर डाली हुई है। अगर आप यहाँ पे जो है वो देखें तो ये डायग्राम अगर आप देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो एक लीनियर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अमाइनो एसिड है, आपको जनरल फार्मूला आता है, अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये आपस में लिंक्ड है। दिस इज़ पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होता है। बी पे आ रहा है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये होता है हेलिक्स। अब ये पूरा एक टर्न जब हम बात करते हैं कि अगर आप देखें पूरा एक टर्न क्या होगा जिसमें ये डार्क पर्पल और लाइट पर्पल दोनों आ रहे हैं, तो इसमें जो है 3.6 अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें, वैसे तो एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ लिंक्ड है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको ये बॉन्डिंग नज़र आ रही होगी इनके दरमियान, हेलिक्स के ये टर्न्स जो हैं इनके दरमियान आपको एक टर्न दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग है। अब दूसरी साइड पे आ जाइए आप बीटा शीट की तरफ। जब आप बीटा शीट की तरफ देखते हैं तो आप कहते हैं देखें ये फोल्ड बैक हुई है पॉलीपेप्टाइड चेन, एक मतलब नीचे है चेन, उसी के ऊपर जो है वो दूसरी फोल्ड हुई है, और दोनों के दरमियान आपस में क्या है, लिंकेज है, बॉन्डिंग हुई है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा N और O है, फिर यहाँ पे भी है, जैसे H है, R है, OH है, इस तरह से ये बॉन्डिंग हुई है बेसिकली। तो ये अमाइनो एसिड के डिफरेंट जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनकी आपस में क्या हुई है, बॉन्डिंग हुई है, जिसकी वजह से ये बीटा शीट जो है वो मेंटेन रहती है। ये बीटा शीट की डायग्राम है, इसको आपने फोकस जो है वो करना। नेक्स्ट हम टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये मैं आगे नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। देखें साथ में ये दूसरी डायग्राम देखें, प्राइमरी में आपको नज़र आ रहा है सब्ज़ नीला पीला, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं। अल्फ़ा हेलिक्स भी आपको नज़र आ रहा होगा स्पाइरल फॉर्म में। बीटा शीट क्या है, एक शीट की फॉर्म में जो है ना वो अमाइनो एसिड अरेंज है। टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इन दोनों डायग्राम पे जो है वो आप क्या कर लें, थोड़ा फोकस जो है वो कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में टर्शरी स्ट्रक्चर में, तो इसमें क्या हुई होती है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर मुड़ी हुई होती हैं और फोल्ड हुई होती हैं और एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनाया होता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, जैसे आप कहते हैं कि वो जो फीता वगैरह होता है, रिबन होता है जिसको आप लगाते हैं कपड़ों वगैरह पे, तो उसकी ऐसे उस तरह की ये फोल्डिंग हुई है, जैसे रेड है, पर्पल है, येलो, ग्रीन, ये आपको नज़र आ रहा है ना, और इसकी वजह से ये एक राउंड सी शेप दे रहा है। अब ये आपस में अगर आपको नज़र आ रहा है कि पिंक जो है वो येलो के साथ लिंक कर रहा है, पर्पल जो है वो पिंक के साथ लिंक कर रहा है, तो बेसिकली इनमें जो है वो बॉन्डिंग हुई होती है। ये ऐसा स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रखता है, बॉन्डिंग हुई होती है। कैसे, कौन कौन सी बॉन्डिंग, आयनिक भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब जब ये कन्फिग्रेशन जो है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, ये जब एक्वस इन्वायरमेंट में होते तब इसमें उसका ज़्यादा स्टेबल जो है वो स्ट्रक्चर होता है। वो कैसे कि अब होता क्या है कि बेसिकली अमाइनो एसिड जो दो तरह के होंगे, हाइड्रोफोबिक में भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। मैंने पीछे भी आपको बताया था हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, जो वाटर हेटिंग होते हैं, मतलब जो कि वाटर के साथ कॉन्टैक्ट या बॉन्डिंग नहीं कर सकते, और हाइड्रोफिलिक कौन से होंगे, जो वाटर लविंग होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो है
जो मतलब ये आपको जो टर्शियरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें अरेंजमेंट ऐसी हुई है कि जो आपको अंदर की तरफ अमाइनो एसिड नज़र आएंगे ना, दरमियान में सेंटर में, वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। मतलब ये हम बात कब करें, जब ये प्रोटीन जो है ये हमारे एक्वस वाटरी सोल्यूशन के अंदर जो है वो क्या होगी, मौजूद होगी। तो जो हाइड्रोफोबिक होंगे उनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो सेंटर में आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वाटर को रिपेल करना है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे वो सराउंडिंग में आएंगे। मतलब जो इर्द गिर्द वाला आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक हैं, और जो सेंटर वाले हैं वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ये उन्होंने डाइसल्फाइड लिंकेज भी बताई हुई है, ये जो आपको नज़र आ रही होगी, मैंने पीछे भी बताया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोटीन्स के मालिक्यूल जिनका साइज़ बड़ा होता है, जिनमें अमाइनो एसिड का नंबर ज़्यादा होता है, और जिनमें जो सीक्वेंस है वो कम्प्लेक्स होता है, तो वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करती हैं। मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो आप समझ लें कि आपके पास एक टेलीफोन है, ठीक है, टेलीफोन की वायर है वो, तो आप टेलीफोन की अगर आप वायर को देखें तो अगर आप उसको स्ट्रेच करें तो वो आपको स्पाइरल नज़र आती है, ठीक है। अगर आप उसको खींचें, अगर आप उसको थोड़ा लूज़ छोड़ें, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर टर्न करें तो वो आपका बन जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा एक तारों को, एक वो जो टेलीफोन वायर जो होती है उसकी वायर आपने देखी होगी, वो जो, तो उसको अगर आप एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करें तो वो एक ग्लोब्यूलर सा एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी क्या होता है, वैसा ही होता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं, इनमें हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्डिंग हुई होती है, जिसकी वजह से ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है। ये भी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर की तरह की होता है, लेकिन ये ज़्यादा उससे कम्प्लेक्स होता है। ये पिछले डायग्राम पे आ जाओ, ये देखें, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जैसा ही है, लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो क्या होंगी, कम जो है वो क्या होती है, फोल्डिंग हुई होती है, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ज़्यादा क्या होती है, फोल्डिंग हुई होती है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आ जाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, हीमोग्लोबिन आ जाती है। हीमोग्लोबिन का पता है कि क्या होती है, आरबीसीज़ के अंदर मौजूद होती है और वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, और ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। ये नेक्स्ट जो है ये डायग्राम आ रही है। डायग्राम में अगर आप देखें तो पहला उन्होंने बताया हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपकी बुक पे भी डायग्राम है। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो क्वाइल्ड है, ये वही क्वाइल्ड है जैसे वो वायर है, कोई स्पायरल है तो वो अभी जुड़ा हुआ है, इसलिए वजह से हमें वो क्वाइल नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने बताया कि इसी से आगे जो है वो क्या हो रही है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, डबल क्वाइल्ड होती है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इन्होंने जो है वो बताया हुआ है। चलें, यहाँ तक आपका लेक्चर जो है वो काफ़ी है। ये प्रोटीन के पास आगे 2 टाइप्स रहेंगी इंशाल्लाह, वो भी हम नेक्स्ट जो है उसको कंप्लीट करके प्रोटीन का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाए। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।